अच्छा, फर्स्ट स्लाइड जो है उसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है आपका हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का है। तो कैटाबोलिज्म मैंने आपको पहले बताया था कि हम हीम कैटाबोलिज्म जो है वो पहले पढ़ चुके हुए हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के रेफरेंस से। तो चूंकि वहाँ पे उसकी ज़रूरत थी तो इस वजह से वो वहाँ पे कवर हो चुका है, और ये 50% पार्ट आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो उसकी सिंथेसिस क्या है, तो वो इन स्लाइड्स के अंदर है। तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन जो है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो हम चीज़ें भी जो है ना 10-12 मिनट में कोशिश करते हैं कि कवर हो जाए। तो फर्स्ट स्लाइड में एक जनरल सा इंट्रो है हीमोग्लोबिन के बारे में। ये सब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है ना ये रेड पिगमेंट है। ठीक है, और ये जो ब्लड का कलर होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसका मेजर कंटेंट है ब्लड का। वैसे तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, लेकिन चूंकि मेजर कंटेंट जो है वो पिगमेंटेड, अगर आप उसकी मटेरियल की बात करें तो वो हीमोग्लोबिन है, उसी की वजह से उसका कलर है। तो इट इज़ अ रेड पिगमेंट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन आरबीसीज ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये आरबीसीज के अंदर होता है। डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, ये सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है। इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन देखें, क्रोमो का मतलब होता है कलर, प्रोटीन आपको पता है, तो क्रोमोप्रोटीन मीन्स कलर्ड प्रोटीन। द प्रोटीन। जी फ़हीम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चले आप थोड़ा वेट करें, साथ चलें, आवाज़ आ जाएगी। तो क्रोमोप्रोटीन, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। किसी जगह पे अगर आपको आवाज़ नहीं आती तो नो इशू, आप उसमें जो है ना उसको कंपनसेट कर लेंगे, कर लीजिएगा उसके अंदर स्लाइड्स में। तो इट इज़ अ क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन का मतलब ये है कलर्ड प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो हमने ऊपर बात कर दी कि इट इज़ अ रेड पिगमेंट। तो अगर ये रेड पिगमेंट है तो ऑब्वियसली इसका कलर है। तो क्रोमोप्रोटीन हम इस रेफरेंस से कहते हैं क्योंकि इसका कलर रेड है। सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये आप एफएससी में भी पढ़ के आए होंगे, और हो सकता है आपने जनरल इंट्रोडक्शन जो बायोकेमिस्ट्री की पढ़ी थी वहाँ पे भी पढ़ी होगी ये बात, कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उनको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो कि जो दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना हो। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट कैटेगरीज के, ये इंपॉर्टेंट बात है, दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन नाम से जाहिर है, लाइपो लिपिड्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटीन्स प्रोटीन्स को। अब आपको पता है कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दे आर बोथ डिफरेंट कैटेगरीज, ये एक जैसी नहीं है, ये दो मुख्तलिफ कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो लाइपोप्रोटीन बनता है। तो ये जो लाइपोप्रोटीन है इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इसी तरीके से आपने हो सकता है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हो कि उसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन उसका मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसके अंदर पेप्टाइडो जो है ये पेप्टाइड प्रोटीन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ग्लाइकन जो है ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपको पता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स में दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इन दोनों के मिलने से पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है, तो फिर ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। बिल्कुल इसी तरीके से हीमोग्लोबिन भी, एक इसमें ग्लोबिन का पार्ट है जो कि प्रोटीन है, और एक इसमें हीम का पार्ट है जो कि मेटल से रिलेटेड है। तो मेटल और प्रोटीन्स ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाती हैं और हीमोग्लोबिन बन जाती है तो फिर इसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। चूंकि ये एक प्रोटीन है लिहाजा ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तो ये बैकग्राउंड और ये इन्फॉर्मेशन और ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। ये अमूमन वाइवा में भी पूछी जाती हैं, एग्जाम के अंदर भी आती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है जो अभी आपको बताया, इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। तो जो हीम होता है, हीम के अंदर आयरन होता है, अगरचे उसमें और भी चीज़ें वो भी हम आगे जाके देख लेते हैं। हीम के अंदर और भी चीज़ें हैं लेकिन आयरन उसका मेजर कंपोनेंट है। तो इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 68,000। 68,000 जो जितनी भी प्रोटीन्स है ना उनको हम जब मॉलिक्यूलर वेट बताते हैं तो हम उसके साथ एक यूनिट भी लगाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है, दैट इज डेल्टन। ठीक है, डेल्टन। तो 68,000 डेल्टन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोटीन, बहुत बड़े साइज की प्रोटीन है, छोटी नहीं है। 68,000 इज टू मच। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन है इट इज प्रेजेंट इन दी रेड ब्लड सेल्स।
ठीक है, ये लोकेशन है। आपसे अगर क्वेश्चन कर लिया जाए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो फिर आप क्या बताएंगे? इट इज प्रेजेंट विद इन दी रेड ब्लड सेल्स। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन जो होती है वो रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाती है, ठीक है, और ऑब्वियसली उसमें सबसे बड़ी कंडीशन जो है वो हीमोलिसिस है। हीमोलिसिस जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वन इज हीमो एंड सेकंड इज लाइसिस। हीमोलाइसिस, हीमो का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे रेड रेड ब्लड सेल, और लाइसिस का मतलब होता है टू स्प्लिट, फट जाना, रप्चर हो जाना, ठीक है। तो हीमोलिसिस का मतलब होता है कि रेड सेल्स अगर रप्चर होना शुरू हो जाएं, तो फिर उनकी जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो उससे लीकेज होना शुरू हो जाती है हीमोग्लोबिन की, और वो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में आना शुरू हो जाती है। आपको पता है ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड पार्ट है, और दूसरा पार्ट उसका फॉर्म्ड एलिमेंट्स का होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम कहते हैं सॉलिड मटेरियल को। तो वो जो सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर उसके रेड सेल्स आ जाते हैं, व्हाइट सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह आ जाते हैं, और प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। ये ब्लड की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक लिक्विड पार्ट में और एक उसके सॉलिड सब्सटेंसेस में। तो वो जो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है उसके अंदर रेड सेल की रप्चरिंग से यानी हीमोलिसिस की वजह से हीमोग्लोबिन लीकेज होती है और वो प्लाज्मा में आ जाती है। अब अगर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन आ जाए तो फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? होना इसको कहाँ पे चाहिए? रेड ब्लड सेल्स में होना चाहिए, लेकिन प्लाज्मा में आ गई तो फिर क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इज विस्कोसिटी। अगर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन आ जाए तो प्लाज्मा की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, दूसरे लफ्जों में ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो internal resistance to flow of a liquid is called viscosity। किसी भी लिक्विड के फ्लो होने में इंटरनली उसको जो रेजिस्टेंस होती है फ्लो में, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल अगर आपने लेनी हो तो आप जहन में ये जस्ट इमेजिन कर लें कि एक पाइप के अंदर से जो है ना वो पानी बह रहा है, ठीक है, उसको सिर्फ आप इमेजिन कर लें कि वो कैसे फ्लो कर रहा है, और उसके मुकाबले में आप फॉर एग्जांपल हनी को ले आए, ठीक है, शहद, वो इमेजिन करें कि अगर उस पाइप में से फ्लो कर रहा हो तो किसको रेजिस्टेंस फ्लो में ज्यादा होगी? हनी को ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है, ये मतलब विस्कस को अगर आप कॉमन लैंग्वेज में कहें तो आप थिकनेस कह सकते हैं, कि जो कंसिस्टेंसी है, थिकनेस है फ्लूइड की या लिक्विड की, जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और जिस फ्लूइड की थिकनेस या उसकी उसके अंदर जो मटेरियल है सोल्यूट पार्टिकल्स, थिकनेस जो जो किसी भी लिक्विड की वो सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से होती है। तो जितने किसी में सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे उतनी उसकी थिकनेस कम होगी, उतनी इसकी विस्कोसिटी कम होगी। सो वाटर इज लेस विस्कस देन हनी। अब आप इमेजिन करें कि अगर हीमोग्लोबिन ब्लड में प्लाज्मा में आना शुरू हो गई है, तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, इट एक्ट्स लाइक अ सोल्यूट। असल में ये डिसॉल्व तो नहीं होता, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये उसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा कंसंट्रेशन में, और जब सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट वो भी इसी से रिलेटेड है, किसी भी फ्लूइड में जब सॉलिड सब्सटेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, इसकी डेफिनेशन ये आप अपनी बुक में देख लें लिपिनकॉट के अंदर, या अपनी एफएससी की बुक में जाके वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वहाँ पे पढ़ाई गई हैं, उधर जाके इसको देखें कि ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या मुराद है, ठीक है। रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, अगर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन आएगी तो इससे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन उसने आगे जाके ब्रेक डाउन भी होनी है, और वो ब्रेक डाउन यूजुअली होती है लिवर के अंदर। लिवर जो है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, बहुत बड़ा पार्ट है उसका, ठीक है। इसी तरीके से स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर भी ये प्रोसेस चलता है, तो ये वहां जाके उनको भी डैमेज करती हैं। लास्ट इसका जो इफेक्ट है दैट इज हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब ये है हीमोग्लोबिन इन यूरिन, ब्लडी यूरिन, ठीक है। वो जो ब्लडी यूरिन है वो किस तरीके से होगा कि जब हीमोग्लोबिन पास ऑन होगी थ्रू लिवर ब्लड के अंदर, ब्लड से किडनी में, किडनी से फिल्टर होगी, फिल्टर होके जो है ये यूरिन में आएगी, क्योंकि किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो यूरिन फॉर्मेशन है। तो जिस वक्त हीमोग्लोबिन वहां से रिलीज होके आएगी और वो क्रॉस करेगी नेफ्रॉन्स को, मेम्ब्रेन्स को, तो ये यूरिन का पार्ट भी बन जाएगी। तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन यूरिया और ब्लडी यूरिन। तो पेपर में आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस इफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी?
ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ हीमोग्लोबिन की ज़्यादातर जो याद रखने वाली हैं वो मेल और फीमेल की होती हैं, ठीक है। अगरचे इसके अंदर सारों की लिखी हुई है, फीटस की कितनी होती है, न्यूबॉर्न की कितनी है, उसके बाद मेल की कितनी है, 1 ईयर की कितनी है, मेल फीमेल वगैरह, ठीक। तो ये वैल्यूज़ जैसा आप इनको गो थ्रू कर लें, फीटस में 16 टू 18, न्यूबॉर्न में 20 टू 24, और ये हीमोग्लोबिन हमेशा ग्राम पर डेसीलीटर में होती है। 1 ईयर 10 टू 12, मेल्स 14 टू 17, फीमेल्स 12 टू 15। ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में अगर आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो ये वैल्यूज प्लस माइनस 1 आपको बुक्स में मिलेंगी, ठीक है। किसी जगह पे हो सकता है 11 टू 14 हो फीमेल के लिए, या 11.5 टू 14.5 हो मेल्स के लिए, जो है वो 14 टू 16 हो। तो ये प्लस माइनस 0.5 या 1 का हो सकता है डिफरेंस, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप इनको, लेकिन ये है कि बहुत ग्रॉस डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपसे मेल्स में वैल्यू पूछी जाए और आप बता दें जी ये 12 टू 14 होती है, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये जो आप रेंज बता रहे हैं ये फीमेल की होगी। अगर आपसे फीमेल की पूछी जाती है, अगर आप बता देते हैं 14 टू 16, तो ये रॉन्ग होगी, ये आपने मेल की रेंज बता दी है। हाँ, प्लस माइनस किसी एक रेंज में ऊपर नीचे हो सकता है, वो परमिसिबल होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऊपर आपको बताया कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हुए हुए हैं, ठीक है। तो एक तो नाम बता रहा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसमें प्रोटीन का पार्ट है। सेकंड, इसके अंदर हीम का पार्ट होता है, ठीक है। तो हीम, वो जो प्रोटीन है, आपको प्रोटीन की भी कैटेगरीज का पता होना चाहिए। मेजर जो प्रोटीन हैं वो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होती हैं, ठीक है, वो प्लाज्मा प्रोटीन है। ये वाली जो प्रोटीन है ग्लोबिन, ग्लोबिन नाम से जाहिर है ग्लोबुलर, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स की कैटेगरी में भी आती है, क्योंकि इसको बनाने वाली जो कंपोनेंट है ग्लोबिन, वो बजाते खुद ग्लोबुलर शेप की होती है, ठीक है। ये शेप आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगी। तो जो हीम पार्ट होता है, हीम पार्ट वो है जिसके अंदर आयरन एटम होता है। तो हीम पार्ट के अंदर आयरन एटम है, थ्रू आयरन एटम इसकी कॉन्जुगेशन होती है, अटैचमेंट होती है विद प्रोटीन पार्ट, ग्लोबिन के पार्ट के साथ। तो यहाँ पर जो आपको वाइट स्केच नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपको रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर आगे जाके एक डायग्राम में ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ पर सिर्फ ये चीज समझें कि एक सेंट्रल आयरन एटम है, और सेंट्रल आयरन एटम के जरिए से इसके साथ 4 रिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्वाइन हुए हुए हैं, ठीक है। जो 4 रिंग स्ट्रक्चर ज्वाइन हुए हुए हैं उन्हें हम पायरोल रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। एक आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, टॉप राइट पे, एक आपको लेफ्ट राइट पे नजर आ रहा है, और सॉरी टॉप लेफ्ट पे, एक आपको बॉटम राइट पे, और एक बॉटम लेफ्ट पे। तो ये जो 4 रिंग स्ट्रक्चर हैं, ईच वन इज कॉल्ड पायरोल, PYRROLE, पायरोल। तो ये जो पायरोल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं 4 होते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हीम के अंदर टेट्रापाइरोल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये रिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये आयरन के जरिए से ग्लोबिन के साथ ज्वाइन होते हैं। तो वहां पर आपको एक सिंगल लाइन नजर आ रही है, नीचे ग्लोबिन बनी हुई है। तो वो जो ग्लोबिन की अटैचमेंट है, इट इज विद द हेल्प ऑफ आयरन, आयरन के जरिए से होती है, विद द टेट्रापाइरोल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। टेट्रापाइरोल रिंग स्ट्रक्चर के साथ आयरन के जरिए से ग्लोबिन जो होती है वो ज्वाइन करती है। जिस वक्त ये आयरन और टेट्रापाइरोल रिंग स्ट्रक्चर ज्वाइंट फॉर्म में होता है, तो फिर हम इसको एक नाम देते हैं आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9। ये जो नंबर है ना IX9, ये इस वजह से है क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन की बहुत सारी टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यह हीमोग्लोबिन के अंदर जो टाइप होती है दैट इज प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई कि हीमोग्लोबिन के दो मेजर कंपोनेंट हैं, वन इज ग्लोबिन, सेकंड इज हीम। हीम जो होता है उसके अंदर आयरन होता है, इस आयरन के जरिए से ग्लोबिन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है वो ज्वाइन होती है, ठीक है। और ये जो हीम का पार्ट है इसके अंदर 4 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम टेट्रापाइरोल रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, वो आयरन के जरिए से ग्लोबिन के साथ ज्वाइन करते हैं। और जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको प्रोटोपोरफायरिन 9 की कैटेगरी कहा जाता है, क्योंकि वो जितनी भी इसकी टाइप्स हैं उनमें से नंबर 9 जो होती है वो हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। सो नटशेल ये कि ग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड हीम इज द मेटेलिक पार्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप जाएंगे तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना हुआ है, और रेड सेल की मेम्ब्रेन से मैग्नीफाई करके उसको शो किया हुआ है। तो उसमें देखेंगे तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि 4 कलर्स में है बेसिकली, मैरून कलर में है, पिंक कलर में है, ग्रीन कलर में है, और पर्पल कलर में है। ये जो
चार स्ट्रक्चर्स हैं, ये चार स्ट्रक्चर्स, ईच वन इज द चेन ऑफ ग्लोबिन, हर एक ग्लोबिन की एक चेन है, ठीक है। तो चार चेन्स होती हैं, इनमें से दो एक जैसी होती हैं अल्फा चेन्स और दो एक जैसी होती हैं बीटा चेन, आपस में डिफरेंट होती हैं ये, ठीक है। ईच अल्फा चेन डिफर्स फ्रॉम बीटा चेन, बट टू अल्फा चेन्स आर अलाइक, टू बीटा चेन्स आर अलाइक, इस तरीके से है। हर चेन के साथ एक आयरन एटम अटैच होता है, ठीक है। वो जो ऊपर वाली डायग्राम में आपको बताया था कि ग्लोबिन आयरन के जरिए से अटैच होती है, तो हर एक चेन के साथ आयरन एटम की अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इतना समझना है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन्स ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन की दो अल्फा दो बीटा चेन्स होती हैं। ईच अल्फा चेन एंड बीटा चेन कंबाइंस विद द हीम ग्रुप थ्रू आयरन एटम, ठीक है। हीम ग्रुप के जरिए से, हीम ग्रुप के साथ आयरन एटम के जरिए से इनकी अटैचमेंट होती है। किस टाइप की प्रोटीन होती हैं? बहुत सारी टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन ग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन में होती है वो हेलिकल टाइप की होती है, ठीक है। हेलिकल शेप बिल्कुल ऐसे होती है जैसे तकरीबन डीएनए के स्ट्रक्चर में भी आपने अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उस तरह की शेप यहाँ पे होती है। और वो हेलिक्स जो है आपस में इस तरह से ज्वाइन होते हैं कि वो ग्लोबुलर शेप बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर देती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और उससे नेक्स्ट स्लाइड में भी इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। उससे नेक्स्ट स्लाइड नंबर 9, स्ट्रक्चर ऑफ हीम, आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9। ऊपर मैंने आपको बताया है कि हीम जो है वो आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9, प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है ये टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर है, और आयरन इसका सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। आपको पता है कि मेटेलिक ऑयंस जो हैं वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक उनकी यूजुअली 2+ फॉर्म होती है और एक 3+ फॉर्म होती है, ये वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक फॉर्म होती है, इसी तरह से फेरस और फेरिक फॉर्म होती है। 3+ वाली जो होती है वो यूजुअली आईसी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर जो आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, यानी 2+ वैलेंसी के साथ होता है। दिस आयरन इज अटैच टू नाइट्रोजन एटम ऑफ ईच पायरोल रिंग। तो आपको मैंने ऊपर ये बताया कि हीम के अंदर टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी 4 पायरोल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो हर पायरोल रिंग स्ट्रक्चर जो है उसकी नाइट्रोजन जो होती है वो सेंट्रल आयरन एटम के साथ अटैच होती है। ऑन आयरन लूज बॉन्ड फॉर ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पीछे एफएससी में भी आप ये बात पढ़ के आ रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ठीक है। ये वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करती है, लेकिन समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करने वाली प्रोटीन है। तो जिस वक्त ये लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, तो वो ऑक्सीजन किसके जरिए से अटैच होती है? वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में हीम पार्ट की आयरन के साथ अटैच होती है, ठीक है। ये बात समझने वाली है। आयरन जो हीम पार्ट का मेजर कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन के अंदर, उसके साथ ऑक्सीजन की अटैचमेंट होती है। और जिस वक्त ये टिश्यूज के पास हीमोग्लोबिन पहुंच जाती है, तो वहां पर ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस ऑक्सीजन जो होती है वो कम कंसंट्रेशन में होती है, टिश्यूज में ज्यादा कंसंट्रेशन में होती है, ब्लड में, तो डिसोसिएशन होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मीन डिटैचमेंट, अलग हो जाना। तो फिर वो उससे अलग हो जाती है और टिश्यूज के अंदर दाखिल हो जाती है। टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ब्लड में कम होती है, तो ये डिफ्यूजन होती है। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी आयरन के साथ अटैच हो जाती है। अब ये ब्लड जो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो अटैच फॉर्म में है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको लेके लंग्स में आती है। लंग्स में आके फिर वही प्रोसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में हीमोग्लोबिन के पास ज्यादा है, लंग्स में कम है, तो डिफ्यूजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको छोड़ के लंग्स में चली जाती है। लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, वहां से वो आयरन के साथ। तो समझाने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन इज द एटम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो तकरीबन वही बात है जो अब ऊपर करके आ रहे हैं कि पोरफायरिन न्यूक्लियस या रिंग कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, टेट्रा पायरोल रिंग्स, ठीक है। इनके जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस से मुराद ये है, अगर आप साइडों पर देखेंगे तो CH3 आपको 4 कोनों पे नजर आ रहा होगा। दीज आर कॉल्ड दी ब्रिजेस, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप के होते हैं, सॉरी
इनके सेंटर में अगर आप देखेंगे लेफ्ट और राइट, ऊपर जो टॉप साइड पे है, इसी तरह बॉटम साइड पे, दोनों जो रिंग स्ट्रक्चर है उनके सेंटर में आपको नजर आएगा सी एच। ठीक है, दिस इज द मिथाइल। तो ब्रिज का मतलब होता है कनेक्टिंग पार्ट, ज्वाइन करने वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट में जो राइट और लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपको दो रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए सेंटर में सी एच आपको नजर आ रहा है। इसी तरह बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो जो लेफ्ट और राइट पे रिंग स्ट्रक्चर है, उसके सेंटर में आपको सी एच नजर आ रहा है। इसी तरीके से राइट साइड पे नीचे और ऊपर अगर आप देखेंगे तो रिंग के बिल्कुल सेंटर में सी एच, जिनके साथ अल्फा और बीटा लिखे हुए हैं, वो सी एच है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे भी है। तो ये ब्रिजेस जो है ना, ये आपस में कनेक्ट करते हैं पायरोल रिंग स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, सो ब्रिजेस आर मेड ऑफ मिथाइन ग्रुप, मिथाइन ग्रुप इज सी एच ग्रुप। इसके बाद इसकी आती हैं साइड चेन्स। टोटल 4 रिंग हैं तो 8 इनकी साइड चेन्स होती हैं। अब वो जो साइड चेन्स हैं उनमें कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? वन इज मिथाइल ग्रुप, वन इज विनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इज CH3, विनाइल ग्रुप इज CH2, एंड थर्ड इज प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड आपको पता है 3 कार्बन फैटी एसिड है। ठीक है, CH2 COOH। तो ये इसकी कंपोजिशन है पायरो इसकी पोरफायरिन रिंग की, कि इसमें टेट्रापायरोल यानी 4 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो जो चारों रिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं थ्रू मीथाइन ब्रिजेस, और उनकी साइड चेन्स जो होती हैं, चूंकि चूंकि 4 रिंग्स हैं तो 8 उनकी साइड चेन्स होती हैं। वो जो 8 साइड चेन्स होती हैं उनमें 3 किस्म के ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप एंड प्रोपियोनिक एसिड। और ये आपको यहाँ पे सामने नजर भी आ रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इसके हीम ग्रुप के बारे में, हीम पार्ट के बारे में, पोर्फिरिन रिंग के बारे में। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन। तो ग्लोबिन का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये तकरीबन वही बात है जो आपने एफएससी में भी पढ़ी होगी, कि जो ग्लोबिन होती है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। वो जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उनमें से 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है जो आपने एफएससी में भी पढ़ी होगी। और ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर बताई है कि ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा 2 बीटा चेन और हर एक के अंदर इतने इतने अमीनो एसिड, ये हीमोग्लोबिन ए की कंपोजिशन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ए, एडल्ट हीमोग्लोबिन। आपको पता है, ये हो सकता है आगे जाके हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में, कि एक फीटल हीमोग्लोबिन भी होती है, एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी होती है, वो नॉर्मल होती है, लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन जो होती है वो नॉर्मल होती है। तो फीटल हीमोग्लोबिन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो हो सकता है आगे जाके चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड, अटैचमेंट ऑफ हीम टू ग्लोबिन। हीम की जो अटैचमेंट है ये मैं आपको ऊपर बता के आ गया हूँ। 4 यूनिट्स ऑफ हीम अटैच टू 1 यूनिट ऑफ ग्लोबिन। एक यूनिट ग्लोबिन का जो है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ये भी ऊपर वाली स्लाइड में बात हुई है। ठीक है, वो जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनमें से 2 अल्फा और 2 बीटा, तो ये सारा मिलके 1 यूनिट ऑफ ग्लोबिन चेन, 1 यूनिट ऑफ ग्लोबिन चेन इन टोटल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, अगर टोटल की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर अलग अलग बात करेंगे तो हर एक ग्लोबिन की इंटरेक्शन होती है हीम पार्ट के साथ। ठीक है, तो टोटल 4 हीम पार्ट्स इंटरेक्ट विद 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, सो वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 आयरन एटम्स व्हिच कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि एक ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अल्फा या बीटा जो भी है, वो एक हीम की आयरन के साथ कनेक्ट होगी, तो इसका मतलब ये है कि 4 ग्लोबिन की चेन्स 4 आयरन एटम के साथ अटैच होंगी। एक आयरन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करेगा, तो पूरा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन अपने साथ अटैच करेगा? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से इसकी अटैचमेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप जाएंगे तो आपको पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो शो हुआ है। ठीक है, ये पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर जो है उसका एक पार्ट दिखाया है, जो आपको बताया कि पोरफायरिन रिंग इज कंपोज्ड ऑफ टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर। 4 पायरोल रिंग होते हैं। तो वो जो 4 पायरोल रिंग होते हैं उनमें से पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हुआ है, कि बड़ा सिंपल सा है कि CH आपको नजर आ रहा है, और डबल बॉन्ड जो है उसके लेफ्ट राइट है, और NH के जरिए से ये CH कंबाइन हुए हुए। सो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इट इज अ साइक्लिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द लिंकेज ऑफ 4 पायरोल रिंग्स थ्रू मिथाइल ब्रिजेस। तो यहाँ पे आपको 4 पायरोल नहीं दिखाए हुए, यहाँ पे आपको एक पायरोल दिखाया है। इस तरह के 4 होते हैं। ठीक है, और वो 4 आपको जो ऊपर बताया मिथाइन ब्रिजेस, CH ब्रिजेस, उनके जरिए से आपस में कनेक्ट होते हैं। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये चीज क्लियर हो रही है। फिर आपको ऊपर बताया कि वो जो पोरफायरिन रिंग है उसके अंदर 8 साइड चेन्स होती हैं।
वो जो साइड चेन्स होती हैं वो 3 किस्मों की होती हैं। वन इज़ मिथाइल ग्रुप, सेकंड विनाइल ग्रुप, 3 प्रोपियोनाइल ग्रुप, जो प्रोपियोनिक एसिड का होता है। तो ये एमवीपी के ज़रिए से यहाँ पे शो हुए हैं कि किसके साथ कौन-कौन सा ग्रुप अटैच हो सकता है।